welcome to all my lovely kids out there. This is me, Zainab Akhtar, and I have come back with the second part of Keeping Quiet. So, students, as I already told you that there are only 5 poems in your syllabus of English, but I like Keeping Quiet the most. And I've told you the reasons behind it because this has the philosophy of life. But the question is, what is Zainab ma'am going to teach us in the second part? That's the big question. Because I've already taught you the entire poem, word to word. So, what is then left? Let me tell you what is left. So actually I am going to teach you the literary devices of that poem. So be ready for that. जी हाँ, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस पोम में इस्तेमाल किया गया है और उनकी डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगी ताकि नेक्स्ट पोम में अगर वही सेम लिटरेरी डिवाइस आए तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. So are you ready? Let's go. So let's talk about the first and very common literary device that I am sure you all must know about. That is alliteration. You all know na? So alliteration is a literary device where two or more words begin with the same letter, but the letter must be consonant. Okay? जब दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही सेम लेटर से शुरू हो और वो लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हमारा alliteration होता है. जिस तरीके से आपकी जो पोएम है उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन में है नाउ वी विल काउंट टू 12. अब आप बताइए इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? वी एंड विल. V starts with W and will also starts with W. तो we will. Two words are starting with the same consonant. तो यहाँ पर बच्चों alliteration है. एक जगह पर और alliteration literary device का इस्तेमाल हुआ है. If you just focus. अब तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. जहाँ पर ये लाइन आई है कि fishermen in the cold sea would not harm whales. The man gathering salt would look at his hurt hands. Okay, so hurt and hands. हर्ट्स में भी एच है स्टार्टिंग में और हैंड्स में भी एच है. तो जहाँ पर दो शब्द अगेन सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमारा होता है जी हाँ एलिट्रेशन. इसके अलावा एक जगह और आपका एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर बोलते हैं सडन स्ट्रेंजनेस. सडन में भी एस है और स्ट्रेंजनेस में भी एस है. अब असोनेंस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन. जैसे कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर रिपीटेशन कॉन्सोनेंट का नहीं बल्कि वोवल का होता है. ओके, सो आपके असोनेंस में जो रिपीटेशन होता है वो किसका होता है? वोवल साउंड का. ठीक है. प्लस ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि बिगिनिंग में ही होना चाहिए. इट कैन बी इन द मिडल और इन द बिगिनिंग और एनीवेयर इन द एंटायर लाइन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दैट. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. इफ यू सी फॉर में ओ आ रहा है, वंस में भी ओ आ रहा है, ऑन में भी ओ है और ऑफ में भी ओ है. ठीक है. तो यहाँ पर O इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो O इज अ वोवल साउंड. तो यहाँ पर O वोवल साउंड इज रिपीटेड. तो यहाँ पर बच्चों किस चीज का इस्तेमाल किया गया है? असोनेंस का. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. इफ यू जस्ट लुक एट दिस, विक्ट्री में भी O है, नो में भी O है और सर्वाइवर्स में भी O है. चलिए, तो अभी एक लाइन में और असोनेंस का इस्तेमाल किया है बट दैट इज द होमवर्क फॉर यू. आपको खुद से ढूंढ कर लाना है. इसके बाद बच्चों बात करेंगे एनजाम्पमेंट की. जी हाँ, एनजाम्पमेंट. ENJAMBMENT. Enjambment. So enjambment is a literary device when one sentence continues from one to the second line without the use of punctuation mark. Okay, जब एक सेंटेंस अपना मीनिंग कंटिन्यू रखता है दूसरी लाइन में भी, मतलब एक लाइन में ही उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ बट इट इज कंटिन्यूइंग टू द सेकेंड लाइन और साथ साथ वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ पर एंजाम्पमेंट होता है. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. अगर हम इस स्टैंजा को देखें तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक लाइन कंप्लीट हुई. साइलेंस के बाद यही सेंटेंस आगे चल रहा है कि शायद ये लंबी सी खामोशी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस सैडनेस को खत्म कर देती. ठीक है. सो द मीनिंग इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम वन लाइन टू द सेकेंड लाइन और कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है. फिर इसके आगे भी यही लाइन कंटिन्यू कर रही है. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. तो यहाँ पे आपका पर किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, एनजाम्पमेंट का. तो याद रखिएगा जब एक ही सेंटेंस एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू रहे और उन लाइंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो वहां पर बच्चों आपका एंजाम्पमेंट होता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराडॉक्स. पैराडॉक्स आपकी ये लाइन है ना, जैसे मैंने बताया था मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. ओके, इस लाइन में पैराडॉक्स का इस्तेमाल हुआ है बट पहले हमको समझना है कि पैराडॉक्स क्या होता है. सो पैराडॉक्स इज ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन में हो, अपनी ही बात का एक ऑपोजिट बात उसमें रखती है. जैसे कि यहाँ पर है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर. विक्ट्री का मतलब होता है जीत,
ठीक है। जीत कब होती है? जब कोई विजेता बने। और नो सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब होता है जो सर्वाइव कर सके किसी कंडीशन में, यानी कि जो जीत के आगे बढ़ जाए, आगे निकल जाए, राइट। तो सर्वाइवर का मतलब हुआ विजेता, ठीक है। तो विक्ट्री करने वाला, विक्ट्री उसको मिलती है जो विजेता होता है, विक्ट्री पाने वाला विजेता। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री पाने वाला विजेता नहीं, ये कह रहे हैं विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यानी कि एक ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे, यानी कि एक ऐसी जीत जिसमें कोई विजेता ही ना हो। तो एक तरफ तो जीत की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि विजेता ही ना हो। तो ये क्या है? दिस स्टेटमेंट इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ओके, तो जब भी एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोई पोएट करे, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें, तो उसके अंदर एक बहुत गहरा और बहुत ज़रूरी और बहुत सच्चा, ट्रूथफुल एक फैक्ट निकल कर आए, एक बहुत गहरी सोच निकल कर आए, तो वहाँ पर आपका होता है पैराडॉक्स। जैसे कि अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो हम सोचेंगे ये पाब्लो नेरूदा कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि विक्ट्री यानी कि जीत, एक जीत होती है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई विजेता नहीं है। तो जीत कैसे हो गई भाई जब कोई विजेता ही नहीं है? लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा गहराई से जाएं तो हमको समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि एक ऐसी जीत जिसमें कोई विजेता ही नहीं। मतलब कि आप किस जीत के पीछे भाग रहे हैं जो जीत सच्ची नहीं है। आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन किसी को मार के क्या जीतना, यानी कि युद्ध में होने वाली जीत। आप 10 लोगों को 50 लोगों को मार के जीते तो क्या जीते यार। तो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बच्चों किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? पैराडॉक्स। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल राइम का। ओके, तो राइम तो आपको पता है, राइम क्या होती है ना? जब एक शब्द की दूसरे शब्द से तुक मिल जाती है उसको राइम कहते हैं। जैसे कि गुड से वुड मैच हो रहा है, तो यहाँ पे राइम है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इंटरनल राइम की। तो इंटरनल राइम बच्चों तब होती है जब एक लाइन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा शब्द राइम करें। ज़्यादातर तो ऐसा होता है पहली लाइन दूसरी लाइन से राइम कर रही है, ठीक है, दैट इज़ ए कॉमन राइमिंग स्कीम। लेकिन जब एक ही पोएम की एक ही लाइन है, लेकिन उस लाइन में भी 2 शब्द आपस में राइम कर रहे हैं, जैसे कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो विल एंड स्टिल यहाँ पर आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी इंटरनल राइम है। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं हम पन एज ए लिटरेरी डिवाइस। जब एक शब्द एक से ज्यादा मीनिंग दे, ओके, ठीक है, व्हेन वन वर्ड delivers more than one meaning in a poetry, it's called pun. For example, let's stop for 1 second and not move our arms so much. So arms तो ये होती है, right? These are our arms. तो पोएट एक तो इन्हीं आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इन आर्म्स को मूव मत करो, do not move these arms. प्लस ये जो आर्म्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये मिलिट्री फोर्सेस को भी इंडिकेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्म है ना, आर्म के 2 मीनिंग आ रहे हैं। पहला तो ये वाली आर्म्स, प्लस यहाँ पर आर्म्स का एक और मीनिंग है जिसे हम कह सकते हैं वेपन्स, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल भी मत करो, किसी पे बंदूक मत चलाओ, किसी पे गोली मत चलाओ, किसी पे मुक्का मत मारो। तो दिस इज ऑल्सो ही वॉन्टेड टू से। तो यहाँ पर बच्चों पन का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली। अच्छा, एक जगह पर और पन का इस्तेमाल किया है, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, लैंग्वेज। वो कहते हैं ना, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो। तो किसी भी लैंग्वेज का मतलब एक तो वही लैंग्वेज है जो हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बिजनौरी, है ना, ये सारी लैंग्वेज है। प्लस एक और लैंग्वेज होती है, आपने सुना होगा ना, प्यार की भाषा और मार की भाषा। तो आप प्यार की भाषा भी इस्तेमाल मत करें, आप मार की भाषा भी इस्तेमाल मत करें। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि एक इस लैंग्वेज का मीनिंग आ रहा है कि हमारी वर्बल लैंग्वेज दैट वी स्पीक विद आवर टंग, ओके, अनदर लैंग्वेज इज आवर जेस्चर, okay, that is also a language. So here by saying language he means 2 things, but one is verbal language, for example Hindi, Marathi, Gujarati, Bijnori and all, and the second is, yes, of course, our gestures, our expressions that we give to somebody. For example, if I don't like somebody and I just don't want to talk to him, then even without saying a word I can tell him that I don't like you, yes, by just using an expression of this is again a gesture, this is also a language, right? तो यहाँ पर पोइट बेसिकली कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। Yes, so symbolism you all know is a literary device where one word is used to represent something else. जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको रिप्रेजेंट किसी और शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी और बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला विदाउट रश, विदाउट इंजन, इंजन की बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे इंजन की बात हो रही थी? क्या वो ये कह रहे थे कि मशीनों को बंद कर दो? अभी तो उन्होंने हमसे कहा था कि खामोश हो जाइए। तो बेसिकली यहाँ पर इंजन किसी मशीन को सिंबलाइज नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ इंजन का मतलब है इंसान के अंदर का मैकेनिक नेचर। इंसान भी आजकल मशीन के जैसे होते जा रहे हैं। मशीन के जैसे मतलब दे
are always running, they are always in a hurry, they are always moving and moving and moving. तो वो कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इंजन का ये मतलब है। तो यहाँ पर इंजन इज अ सिंबोलिज्म यूज फॉर द मैकेनिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया है। इसके आगे अलग बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि दे विल वियर क्लीन क्लोथ्स, कहते हैं ना, इफ यू रिमेंबर द लाइन कि those who prepare for wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes. तो क्लीन क्लोथ्स यहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? सिर्फ क्लीन क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े नहीं, बल्कि इसका मतलब है दैट दे विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स इज सिंबलाइजिंग न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ही हैज यूज्ड सिंबोलिज्म। और इसके लास्ट में हम बात करने वाले हैं राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर पोएम जब हम पढ़ें हमको पता होना चाहिए कि इसमें किस राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब हम इस पोएम की लास्ट वर्ड्स देखेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या इनमें राइमिंग बन रही है या फिर ये फ्री वर्स है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें इस पोएम में, now we will count to 12, we'll all keep still for once on the face of the earth। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग की दो लाइन are very short in length, but the second line is but the third line is very lengthy। तो इसमें कोई लेंथ का पैटर्न नहीं है, कोई भी लाइन छोटी हो जाती है लंबाई में, कोई भी लाइन की किसी भी लाइन की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी मीटर का इस्तेमाल तो नहीं किया है, ठीक है। और अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ पे 12 आ रहा है। वी विल ऑल कीप स्टिल, देखिए 12 एंड स्टिल देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन इट, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ भी इन दोनों में किसी से मैच नहीं हो रहा है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज भी किसी से मैच नहीं है। इसका मतलब द पोइट हैज नॉट यूज्ड एनी राइमिंग पैटर्न। तो इनकी राइमिंग स्कीम हम कह सकते हैं दैट ही हैज यूज्ड द फ्री वर्स। फ्री वर्स में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इस वीडियो को मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और जो कमी, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के कहने से मैंने यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया है। आप सब मुझे बताते रहिए कि मेरे वीडियोस में क्या कमी आ रही है। आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑल ऑफ देम जस्ट फॉर यू। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा और दोबारा आपसे मिलने आऊँगी एक नए चैप्टर के साथ। तो आपको जो भी चैप्टर्स टिपिकल लगते हो, टफ लगते हो, उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसको बहुत आसान लैंग्वेज में आप सभी के लिए बनाकर लेकर आऊँगी। बाय बाय बच्चों।